मूड तो साइड लगा दिया मैंने। चलो हमने लास्ट में नहीं ठीक कर, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पढ़ रहे थे अक्षांश और अक्षांश रेखाएं हमने देखा था, हमने वो कवर कर ली थी, उसकी विशेषताएं भी देख ली थी अक्षांश और अक्षांश रेखाएं पे। और आज हम देखेंगे थोड़ा देशांतर और यामोत्तर। उसके बाद में जैसे हमारी हेडिंग बोलते हैं ना, पृथ्वी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण, हमारा जो चैप्टर था कि महत्वपूर्ण जो भी हम देखते हैं गतिविधियाँ या महत्वपूर्ण जो अवधारणाएँ हैं वो हम देखेंगे। तो उसी के अंदर हमने पृथ्वी के संदर्भ में जब देखना चाह रहे तो हमने अक्षांश और अक्षांश रेखाएँ देखी थी, और फिर हमने अब देशांत, अब हेडिंग डालो कि फिर हमने ये भी देखा था कि इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएँ कौन कौन सी, जैसे विषुवत रेखा हमने देखा, ये पृथ्वी ऐसे है तो विषुवत रेखा एक इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में 23.5 डिग्री पे ऊपर कर्क रेखा, फिर हमने देखा 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त, और इसके नीचे हमने देखा 23.5 मकर रेखा, और फिर यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त। ये जो 5 अक्षांश रेखाएँ ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के हिसाब से थोड़ा सा डिवीज़न ज़्यादा होता है पृथ्वी में, ये हमने ये देखा था। अब हम लोग देखेंगे देशांतर या यामांतर, ठीक। ये हेडिंग डालो अब, मतलब ये एक पहले हमने ये अब देख लिया था, अब हम दूसरा देख रहे हैं देशांतर या यामांतर। देशांतर एवं याम्योत्तर, ठीक। देशांतर एवं याम्योत्तर ऐसे लिखते हैं, याम्योत्तर, ठीक। इंग्लिश में बता दे रहे हैं, इंग्लिश में वो लैटिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे, एंड मेरिडियन, ठीक। देख लो हाँ आ जाएगा, आ तो जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं, लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन, ठीक। ये हमारी हेडिंग पड़ रही है। विशेषताएं वगैरह हम लिख लेंगे, लेकिन कुछ परिभाषाएं कि इसको लॉन्गिट्यूड, जैसे हमने पीछे अक्षांश और अक्षांश रेखा की परिभाषा लिखी थी, ऐसे हम इसकी परिभाषा लिख लेना, जो हमें क्लियर करेगा कि है क्या एक्चुअली में। अच्छा, देशांतर जो है ये क्या, ये कोण है, हमने जैसे लास्ट बात कर दी, ये जो एंगल्स हैं इनको, और याम्योत्तर क्या है, रेखा, ये रेखा है, ठीक। अब इसमें ज़रा तो 2-3 लाइनें लिख लो पहले, फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं। लिखो ज़रा इसमें, देशांतर तथा याम्योत्तर, याम्योत्तर आदमा बनेगा ना इसमें, याम्योत्तर, देशांतर अभी मैंने अभी ध्यान है मुझे, याम्योत्तर, यामयोत्तर हो जाएगा वरना वो यामयोत्तर। तो देशांतर, अब इसमें लिख लो, देशांतर तथा याम्योत्तर काल्पनिक होते हैं, यानी कि हमने पीछे लास्ट में बात करी थी अक्षांश और अक्षांश से काल्पनिक होते हैं, जो ग्लोब और मानचित्र पर खींचे जाते हैं, जो ग्लोब और मानचित्र पर खींचे जाते हैं। ठीक। अब लिखोगे देशांतर खींचने से पहले, देशांतर खींचने से पहले उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई ध्रुवों को मिलाती हुई उत्तर दक्षिण दिशा में एक ऊर्ध्वाधर रेखा, देशांतर खींचने से पहले उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई उत्तर दक्षिण दिशा में एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है, जिसे प्रधान याम्योत्तर, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जिसे प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर, ठीक, जिसे प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अगले लाइन लिखो, पृथ्वी के केंद्र से प्रधान याम्योत्तर, पृथ्वी के केंद्र से प्रधान, अब पहले लिख लें लोग, हम पहले ये लाइनें समझेंगे। पृथ्वी के केंद्र से प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम,
पृथ्वी के केंद्र से प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में खींची गई, पूर्व एवं पश्चिम में खींची गई कोणीय दूरियां, कोणीय दूरियां यानी कोण, कोणीय दूरियां क्या कहलाएंगी? देशांतर। जो कोण है ना, देशांतर रेखा नहीं, देशांतर कहलाता। देशांतर और देशांतर रेखाएं में अंतर हम लोग समझेंगे अभी। हाँ, देशांतर कोणीय दूरियां देशांतर कहलाती हैं। देशांतर और देशांतर रेखाएं में अंतर है, हम समझेंगे। ये कोण है, कोणीय दूरियां, ठीक। जबकि देशांतर के सहारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई, जबकि देशांतरों के सहारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा, जबकि देशांतर के सहारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई रेखाएं याम्योत्तर कहलाती हैं, याम्योत्तर कहलाती है। अब इसी याम्योत्तर को लोग देशांतर रेखा बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इसको अगर देशांतर रेखाएं बोल लो तो चल जाएगा याम्योत्तर, लेकिन देशांतर क्या है? कोण है। और देशांतर रेखाएं या याम्योत्तर क्या है? रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची हुई। ये बात समझ में आई? अब लाइन लिखा, हमने लिखा देशांतर खींचने से पहले क्या कहा कि पृथ्वी में क्या करते हैं? बिल्कुल दो भागों में बांटते हुए, ठीक। देशांतर में खींचना है, यानी कि जो ऐसे मानचित्र एक हमारा है, ठीक। तो हमने ना पृथ्वी को बिल्कुल दो भागों में बट जाए, तो बिल्कुल बीचों बीच से हमने एक लाइन खींच ली पहले, ठीक। इसको हमने क्या बोला? प्रधान याम्योत्तर, ठीक है। ये प्रधान याम्योत्तर है। अभी प्रधान याम्योत्तर, इस प्रधान याम्योत्तर से हमने कहा कि पूर्व पश्चिम में, पूर्व क्या हो गया? इधर का हो जाएगा, सही है, या पश्चिम हो जाएगा? पश्चिम हो गया, इधर का हो जाएगा पूर्व, ठीक। तो पूर्व पश्चिम में हमने कोण खींचे, वही 1 डिग्री का हमने बनाया यहाँ पे, तो हमने बोला 1 2 डिग्री, ठीक है। ऐसे 3 ऐसे मान के चल रहे हैं, तो ऐसे हमने पूर्व बनाए। इनको इनके सब क्या आगे पूर्व लिखेंगे, 3 डिग्री पूर्व, 2 डिग्री पूर्व, ऐसे इधर से बनेंगे 1 डिग्री पूर्व, ठीक है, 2 डिग्री पूर्व, ऐसे बनाते रहेंगे। तो ये जो हमने बनाए यहाँ पर कोण जब बनाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? अब हम इसको 1 और 2 और 3, अब इनको मिलाएंगे जब, तो ये जो है 1 2 3 जो डिग्री कोण है, ये क्या, इसे बोलेंगे देशांतर। ये देशांतर है, कोण है जो दो, यानी कि हमने कहा था कि प्रधान याम्योत्तर से पूर्व पश्चिम में खींची गई रेखाएं यानी कोणीय दूरियां, जो कोण से दूरियां में, यानी कि इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी की होगी, जैसे अगर मान लो मैंने माना इसे 1 डिग्री मैंने माना, अगर समझाने के लिए बोर्ड पे थोड़ा बड़ा दिख जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कोणीय दूरियाँ, ये हुई देशांतर, ठीक। तो कोण यानी कि हो गया। अब जैसे ये हमने मान लिया एक का ये था, ये 1 2 3 ऐसे, तो इस 1 और 1 को मिलाया हमने। अब पृथ्वी थोड़ा सा में ऐसे दिखेगी लाइन, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये क्या 1 और 1 को मिलाया, 2 2 को मिलाया, तो उत्तर और दक्षिण में हम खींच रहे हैं अब, यानी कि देशांतर को मिलाते मिलाते उत्तर और दक्षिण में खींची गई रेखाएं, ये देशांतर रेखा, यहाँ से याम्योत्तर बोलते हैं। और जो बीच में बिल्कुल जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है उसको हम प्रधान याम्योत्तर बोलेंगे। ये याम्योत्तर है, ये सारी रेखाएं, ठीक है, यानी मेरिडियंस हैं, इसको लोग देशांतर रेखाएं भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि याम्योत्तर को आप देशांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं। देशांतर क्या है? देशांतर ये कोणीय दूरियां हैं, और इनको दो देशांतर को मिलाते मिलाते सेम 1 डिग्री पूर्व को 1 डिग्री पूर्व को मिलाते मिलाते जो खींची गई उत्तर और दक्षिण में खींची गई है, वो क्या है? देशांतर रेखा या याम्योत्तर यानी मेरिडियन, ठीक है। हमने ये लिखा अभी तक, यानी कि ये अक्षांश, इसको समझ, अब इनमें विशेषताएं हेडिंग डाल लो, ये परिभाषा समझ में आ गई हमें। अब विशेषताएं लिख लेने की, क्या क्या विशेषताएं जो हमने उसकी लिखी थी वही। अब पहले एक बार समझ लेते हैं ये है क्या, देखो कैसे बनेगी। जैसे ना पृथ्वी ऐसे है, देखो ये वाला हमारा, अगर ये पृथ्वी है तो एक तो ये बिल्कुल बीच की बीच खींची होगी 0 डिग्री वाली, ठीक है, ये 0 डिग्री की है बिल्कुल पृथ्वी के सामने जो हमें दिख रही है। अब इधर से हमने 1 डिग्री खींची, अब ये क्या अर्धवृत्त बना, जो ऐसे बना यहाँ से यहाँ तक आ गया, अर्धवृत्त बना ये जो आया, ठीक। इसके बाद में उधर पीछे एक और जा रही होगी,
जो एक है बिल्कुल पीछे पीछे एक जो कवर कर रही होगी पूरी, जैसे मार्कर है एक इधर बनाई और एक पीछे भी बनाएंगे इसके, तो ये 0 डिग्री की 0 डिग्री ठीक पीछे एक 180 डिग्री वाली होगी जो यहाँ से ऐसे आते हुए दिख रही होगी, पीछे वाली ऐसे मान लिया हमने, और ये इसके पीछे भी एक गई होगी, ठीक। लेकिन हमें सामने सामने क्या दिखेंगे, ये एक वाली दिखेगी इधर से देखेंगे तो, अब ये 2 वाली ऐसे 3 4 5 ऐसे दिखेंगे हमें, पीछे की सारी अभी नहीं दिख रही हैं, हम उधर से देखेंगे तो हमें ये वाली नहीं दिखेंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। जो हमने देखा था अक्षांश में क्या था, अक्षांश क्या करता, यहाँ से लेके से गया और घूम के ऐसे आ गया पूरी, तो वो पूरा एक वृत्त का निर्माण कर रहा था। ये उस अक्षांश कैसे बोलेंगे, जो यहाँ से ऐसे कवर करा और ऐसे पीछे से घूम के भी आ गया ऐसे करके, तो ये हमने समझ लिया, ये पूरा एक इसे बोलेंगे अक्षांश। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे करके पीछे से घूम के आ रही, तो पूरा नहीं है, एक पूरा यामोत्तर क्या है, एक ही वैसी है जो सामने सामने दिख रहा है, पीछे से दिखेगा वो अलग यामोत्तर होगा। तो इसकी संख्या हमने देखी थी, अलग संख्या थी, ठीक है, 179 आसपास, और इसकी संख्या हम देखेंगे 179 आसपास क्या 179, ठीक। मतलब हमने देखा था ना 0 वाली छोड़ देंगे बाद में और बिंदु छोड़ेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 90 यानी 79 90 89 ये हो जाएंगे ऊपर जाने वाली, यानी 1 2 3 4 90 बिंदु छोड़ेंगे 90 वाला नॉर्थ में जाने तक, और 89 साउथ में जाएंगे, ठीक है। और फिर एक हम देखेंगे कि 0 वाली जो है, तो 89 कितने हो जाएंगे, ये 89 और 89 और +1 एक ये वाला +1 और 89, तो ये हो जाएंगे 9 और 1 10 और 9 19, ऐसे लगाइए काटो 16 17 179 टोटल हो जाएंगे। तो हमने ऐसे देखा था, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछता है टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 179। अब ऐसे हम इसमें भी देखेंगे कि ये कितनी टोटल हो जाएंगी, अभी विशेषता लिख रहे हैं, लेकिन समझते रहना कि वो क्या है, वो जो अक्षांश रेखाएं थी पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रही थी, पूर्ण वृत्त का, ये क्या आधे आधे वृत्त का, एक ये हो गया आधे वृत्त का बनाया इसने, अब पीछे एक जाएगी तो पूरा एक सर्कल बन के आएगा ऐसे करके, यानी कि एक जो यहाँ से हुआ और एक पीछे आया तो पूरा, लेकिन ये यामोत्तर अपने आप में क्या है, अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। बाहर में लिखा था कि अक्षांश रेखा है पूर्ण वृत्त का बृहद वृत्त का निर्माण कर रही थी, विषुवत रेखा बृहद वृत्त का निर्माण कर रही, बाकी सारे एक पूर्ण वृत्त बना रहे थे। तो ये हमने अंतर देखा, यानी कि अंतर ये विशेषता हम लिखेंगे अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। फिर एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि इनकी संख्याएं देखो, इनकी संख्या कैसे निकालेंगे, यानी कि एक तो क्या है, ये 0 डिग्री वाली है जो सामने सामने है, ठीक है, और इसके जो पूर्व में 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 चल रही, और ऐसे कर घूम के आएंगे कहाँ तक 180 तक, 0 क्या है ऐसे यहाँ से चलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे घूम जाएंगे पूरी आधी, तो 180 तक, यानी 1 2 3 4 और घूम के वापस यहाँ पहुँचेंगी, घूम के वापस यहाँ पे, तो 180 तक पूरब से चलेंगी, तो पूरब से चलेंगी तो 180 तक ऐसे मान लिए चली, यानी 0 से शुरू हुआ तो 0 1 2 3 और डॉट 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 180 तक पहुँच गए हमने मान लिया। अब इधर से पश्चिम से चलेंगी 1 2 3 4, ये भी 180 तक पहुँचनी, एंड वाली 0 के अपोजिट पहुँचना है, तो ये हमने पूरब वाला लिखा कर और ये पश्चिम वाला लिखा, तो अगर ये भी 0 से चलेंगे तो 1 2 3 और ऐसे ऐसे 180 तक पहुँचेंगी, ये पश्चिम वाली भी लाइन। लेकिन क्या 0 इसमें भी आ गया, इसमें दोनों में 0 0 आ गया, 2 बार काउंट हो गया, 180 2 बार काउंट हो गया, तो यहाँ पे एक ही बार काउंट करने से, यानी कि 1 2 3 4 ये 179 तक जाएंगी मान लेना, और ये 179 एक भी होगा इससे पहले हो, तो या तो 0 इसमें काउंट कर लो, इसमें कर लो, तो हम इसमें काउंट कर ले रहे हैं, 1 से लेके यहाँ तक 179 तक ये हो गई, यानी कि 179, ठीक, प्लस 0 वाली एक लाइन ले लो, इसको एक नंबर मतलब 0 वाली है लेकिन इसको एक काउंट करेंगे, और 180 वाला लेंगे, इसको भी एक काउंट कर लिया, ये दोनों हो गए ये वाली, और बच्ची ये तो 0 कैंसिल हो गया, ये ले चुके हैं, 180 भी ले चुके हैं, अब 179 ये रेखा और ले लो, तो 179 ये हो गई, यानी कि यामोत्तर ये ले लिए। टोटल समझ में आ रहा है यामोत्तर हम कैसे ले रहे हैं, यानी कि तो 0 वाला हमने लिया बीच वाला, और एक 180 वाला लिया, ये 0 वाला हो गया और ये 180 वाला हो गया, और यहाँ से लेकर 0 से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 180 से पहले 179 पूरब के हो गए, और ये यहाँ से 179 पश्चिम के हो गए, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो ये हो गया, इधर 180 से बना दिया इसने और 180 से बना दिया, तो 180 प्लस 180 ये हो जाएंगी टोटल 360, यानी कि यामोत्तरों की संख्या हमारी कितनी निकली है 360। अगर हम 1 डिग्री का अंतराल बना के खींच रहे यामोत्तर, हम लोगों ने पीछे लिखा ना 1 डिग्री के अंतराल, अगर हम भाषा ऐसे लिखेंगे कि यदि यामोत्तर वो 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो यामोत्तर की कुल संख्या 360 डिग्री होगी। अगर किसी ने 0.5 डिग्री पे एक यामोत्तर खींच दिया तो ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, या फिर 2 डिग्री पे एक यामोत्तर खींचे तो कम हो जाएंगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 1 डिग्री पे, यानी कि 1 डिग्री पे ये यामोत्तर 1 2 3 4 ऐसे खींचा गया है, तो हम मान के चलेंगे ये आप तो टोटल संख्या कितनी 360, इतना ही 1 डिग्री में मान के चलते हैं जो एग्जाम्स वाले होते हैं। अगर वो कह दें कभी तो कह दें कि भाई यदि अगर यामोत्तरों को 0.5 डिग्री पे खींचा जाए तो यामोत्तरों की टोटल संख्या कितनी होगी, तो जोड़ना पड़ेगा।
तो दुगना कर देंगे उस हिसाब, इसका दुगना नहीं, यहाँ ये 0 डिग्री थोड़ा ना दुगना कर दोगे आप। 1 से पहुँचोगे तो 1 तक पहुँचने के लिए 2 बनानी पड़ेगी, 0.5 पे 1 पर, और ये लेकिन इनका 0 वाला इन 0 और 1 का हटाना पड़ेगा। तो हम वो बाद में भी देख लेंगे, ऐसा आता नहीं क्वेश्चन, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये भाषा होती है, यदि 1-1 डिग्री पर अंतराल पर खींचा जाए तब टोटल यामत्रों की संख्या 360 होगी। और अक्षांशों की संख्या आ रही थी 179, ये ध्यान रखना, यानी कि इसकी संख्या अक्षांशों की अगर 1-1 डिग्री पर अक्षांश खींचना है, यानी कि ये 0 ऐसे बना 1 2 3 ऊपर सकते हो, ये वृत्त ऐसे जो बन रहा है तो 179, यानी कि अंतर पता चल रहा है, इसमें 179 थी वहाँ पर, और वहाँ पर पूर्ण वृत्त बन रहा था, यहाँ पर 360 संख्या है और यहाँ पर ये बन रहा है, और वहाँ पर क्या है कि पृथ्वी ऐसे है, तो ये 0 वाला छोड़ के और ये ध्रुवों को मतलब खाली 0 को छोड़ के, उसमें तो खाली 0 वाला कि 0 को छोड़ के बाकी उत्तर के सभी और दक्षिण के सभी, इन सब के साथ में आप उत्तर दक्षिण लिखोगे, यानी कि ये दक्षिण लिखना तो कितने उत्तर पे है कितने दक्षिण पे है ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे ध्रुव कौन सा उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है ऐसे बताना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें 0 वाला और बिल्कुल पीछे वाला 180 वाला, वो दोनों छोड़, यानी कि ये क्या है, ये ऐसा पोर्शन बनेगा, ये 0 वाला आपको सामने दिखा और ये 180 वाला पीछे होगा, अब ऐसे घूम के आ जाएगा तो ये हो जाएगा, है ना। तो 0 वाला 180 वाला, तो 0 और 180 को छोड़ के बाकी सभी यामत्रों के साथ में पूर्व और पश्चिम लिखना पड़ेगा, यानी इधर बात हो रही है इधर हो रही है, और हम आपको इधर से देख के चलें, अगर उधर से देख के चलेंगे पीछे देखेंगे तो उसके हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, अभी जो पूरा हो रहा है ये पश्चिम हो जाएगा, उधर से तो खड़े होकर देखेगा पृथ्वी को, तो ये देखने का एंगल भी हम किधर से देखना, तो हम लोग इधर से देख के मान के चलते हैं, ठीक। तो इसको बोलेंगे इधर पूरा हो गया इधर पश्चिम, उधर से देखेगा पीछे से खड़े होकर तो ग्लोब, अगर ग्लोब घुमा के देखोगे तो उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। ये हमें लिखना है बस इसमें, तो पॉइंट बना के छोटी छोटी भाषा में लिख लेना, क्योंकि सारी भाषा पीछे लिख चुके हैं, हम खाली इसमें लिख रहे हैं। विशेषता में पहला बिंदु लिख लो, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर सभी देशांतर और यामत्रों के साथ पूर्व पश्चिम लिखते हैं, पूर्व अथवा पश्चिम, पूर्व स्लैश पश्चिम लिख लो ना, अथवा क्यों लिखो, पूर्व स्लैश पश्चिम। 0 और 180 डिग्री को छोड़कर सभी देशांतर और यामत्रों के साथ पूर्व स्लैश पश्चिम लिखते हैं, पूर्व स्लैश पश्चिम, मतलब स्लैश का मतलब होता है या पूर्व लिखोगे या पश्चिम लिखोगे, देशांतर, यहाँ देश नहीं, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर सभी देशांतरों और यामत्रों के साथ पूर्व स्लैश पश्चिम लिखते हैं। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे कि सभी, अगला पॉइंट, अगला बिंदु, सभी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, सभी याम्योत्तरों की लंबाई समान। अगला बिंदु, सभी अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, अर्धवृत्त, सभी अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। सभी अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, ये तो बता दी ना, हाफ सर्कल का हाफ सर्कल बनाते हैं, ठीक। अगला लिखो कि किसी दिए गए, मतलब ऐसे लिखो, प्रतिध्रुवस्थ, एंटीपोडल प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करने के लिए दिए गए देशांतर में से 100 देशांतर को, दिए गए देशांतर को 180 डिग्री में से घटा देते हैं। प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करने के लिए दिए गए देशांतर में से दिए गए देशांतर को 180 डिग्री में से घटा देते हैं। प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करने के लिए दिए गए देशांतर को 180 डिग्री में से घटा देते हैं और दिशा को विपरीत कर देते हैं, और दिशा को विपरीत कर देते हैं। दिशा को विपरीत कर देते हैं, यानी पूरब लिखा होगा तो पश्चिम कर देंगे, पश्चिम लिखा होगा तो पूरब कर देंगे। जैसे ये मतलब क्या है, ये ऐसे है, तो पृथ्वी ऐसे है, तो हमने मान लिया कि ये जो यामोत्तर है ये तो बिल्कुल 0 वाला है। अब ये हमने खींचा, कोई मान लिया 50 डिग्री पे है, मान लिया हमने, ठीक, कोई 50 डिग्री पे ऐसे होगा तो 50 डिग्री बिल्कुल ठीक है, ये 50 डिग्री पे है तो 50 डिग्री पूर्व है। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिध्रुवस्थ, एंटीपोडल निकालना है।
तो 180 में से घटा देंगे पहले तो से 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा 130, और यहाँ पूर्व लिखा था तो यहाँ लिख देंगे पश्चिम। तो यानी इसका प्रतिदिवस क्या हो जाएगा 130 पे जो 25 में होगा, यानी कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से पश्चिम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलेगा, तो एक यहाँ पर कहीं आएगा 130 पे जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 से घूम के जाएगा, यानी कि यहाँ से घूमते 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 यहाँ कहीं पहुँचेगा 130। तो 130 और 50 मिल के एक पूरा वृत्त बना रहे होंगे। ठीक, लिखा। अब देखो जो इसी से पॉइंट बनाओ, ये चीज़ समझो पहले। ये देखो एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये हमने बोला ना 50 वाला पॉइंट, 50, इसका प्रतिदिवस क्या निकालेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 180 माइनस 50 और मिला हमें 130। 130 इसका क्या हो गया, यानी कि 150 पूर्व में था, 130 पश्चिम में हो जाएगा। तो ये क्या, इसका प्रतिदिवस निकला। ठीक, अब इसका प्रतिदिवस निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये और 130 मिला के, यानी 50 वाली लाइन इधर से और पीछे से 130 वाली लाइन मिला के पूरा वृत्त बनाएंगे। 50 वाले ने आधा बनाया, प्रतिदिवस का मतलब क्या, बिल्कुल उसके पीछे होगा अपोजिट में, तो 50 और उधर से चल के आएगा 130। ठीक है, तो 130 और 50 मिलकर बनेंगे। तो अब अगला बिंदु लिखो, प्रत्येक यामोत्तर और उसका प्रतिध्वस्त, प्रत्येक यामोत्तर और उसका प्रतिध्वस्त मिलकर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, और उसका प्रतिध्वस्त मिलकर पूर्ण वृत्त, ऐसे लिख लो, पूर्ण लिख लो, बृहद वृत्त की जगह पूर्ण लिख लो, सब समझ में अच्छा आ जाएगा। पूर्ण वृत्त यानी अर्ध मिला के पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है। अब इसमें अगला बिंदु लिख लो, कुल संख्या 360 होती है, कुल संख्या 360 होती है। समझ में आई जाएगा है ना। इसको भाषा क्या लेंगे, यदि यामोत्तरों को एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचा जाएगा तो यामोत्तरों की कुल संख्या 360 होगी। ऐसी डायरेक्ट लिख लो कि कुल संख्या 360। अगला लिखो, याम्योत्तरों की विषुवत रेखा पर, याम्योत्तरों की विषुवत रेखा पर याम्योत्तरों के बीच, चलो याम्योत्तरों के बीच की दूरी, याम्योत्तरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.3, 111.3, वहाँ पे क्या लिखा था हमने 111.13, 111.3 किलोमीटर याम्योत्तरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है, तथा ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी कम होने लगती है, तथा ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी कम होने लगती है, तथा ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी कम होने लगती है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी कम होने लगती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। या देखो, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ पर समझो हमने क्या लिखा था कि प्रत्येक यामोत्तर की लंबाई समान होती है, यानी कि एक यामोत्तर अगर 0 वाला है और 0 का अपोजिट कौन सा होगा, प्रतिध्वस्त कौन सा होगा, 180 प्रतिध्वस्त होगा 0 का। ठीक है, एक का क्या प्रतिध्वस्त होगा, भाई 179 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 179, 189 में सब्ट्रैक्ट कर दिया 179, एक के अपोजिट 179 होगा, यानी एक पूरब में ले लो, ये पश्चिम में हो गया। ठीक है, ऐसे करके प्रतिध्वस्त ऐसे निकलेंगे, मतलब एक यानी कि एक के 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो उसे और उसकी दिशा बदल दो, तो पूरब में एक है तो उसका प्रतिध्वस्त कौन सा होगा, बिल्कुल पीछे वाला कौन सा होगा, 179 पश्चिम। यहाँ पर क्या है, तो हमने बोला कि बराबर बराबर बैठ रहा है, यानी कि जो अर्धवृत्त बना रहा है उसके प्रतिध्वस्त उसका पूर्ण वृत्त मिला के बना देगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी लंबाई हमेशा समान रहेगी। जो एक और 179 की ले लो तब भी समान बनाएगी, 2 178 की ले लो तो समान रहेगी, पश्चिम पूरब। ठीक, और इसको 180 लिखा, सॉरी 50, ये 50 और 130, यानी 50 और 130,
तो 50 पूरब में ले लो और 130 पश्चिम ले लो। ऐसा नहीं है कि ये पूरब पश्चिम इसमें इधर पर पश्चिम कर दो, 50 पश्चिम कर दोगे तो 130 पूरब निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसा भी है, अपोजिट भी हो जाएगा। यानी 50 अभी इधर से था तो 130 वहाँ तक पहुँचा। अगर हम एक ऐसा सिनेरियो ले लें कि हमने ऐसे बीच में बनाया तो 50 यहाँ मान लिया, 50 यहाँ पड़ गया होगा, तो 130 बिल्कुल इसके घूम कैसे पीछे पड़ेगा जाके यहाँ पर कहीं, तो 130 यहाँ कहीं भी मिलेगा। तो पश्चिम पूरब ये अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, इनकी लंबाई हमेशा समान रही थी। अक्षांश में हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है ये, यहाँ पर लंबाई छोटी होती चली जा रही है। यहाँ पर ये रेखा गोला छोटा हो गया, यहाँ पे और छोटा बनेगा, यहाँ पे थोड़ा इससे बड़ा बनेगा, यहाँ पे और बड़ा बनेगा, ऐसे करते ना। तो यहाँ पे क्या है, जो अक्षांश रेखाएं बनी थी उसकी लंबाई क्या थी, ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जा रही है। यानी विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा बड़ा बृहद वृत्त था, यहाँ पे कम होती जा रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लंबाई यहाँ पे जितनी है 0 की और 180 से जितनी है उतनी 1 की 779 से, उतनी 2 की 178 से लंबाई समान है। ये देखा हमने। अब हमने क्या देखा था, इसकी जो हमने क्रमांक दूरी देखी थी, यानी इन दोनों की ले लो आप, 0 और 0.23 की ले लो। या देखो हमने क्या करा, इसको 23.5 मान लिया था, अगर 23.5 कर्क रेखा वाला 5 हमने तो 0 और 23.5 नहीं, क्रमागत की बात करेंगे हम लोग, 0 23.5 थोड़ी क्रमागत की बात करेंगे। 0 और 1 डिग्री इसको माना और 2 माना, 3 माना, तो इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। हम देखा था कि वो 111.13, 111.13, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 है, ज़्यादा कौन सी हुई, 3 वाली ज़्यादा हुई, ये 13 नहीं है, ये 1 3 है। यानी 1 3 इसके बाद में क्या आएगा, 11.14 आएगा, 1 5 आएगा, ऐसे होते होते ये कभी बनेगा 2 और फिर उसके बाद बनेगा 3, तो ये बड़ा हुआ। तो ये 13 नहीं समझना है इसको, इसलिए बोलते हैं 1 और 3, 1 3, इसलिए ऐसे बोलने में भी ऐसा बोला जाता है। अगर हम ऐसे बोलेंगे 111.13, 111.3 तो हमें लगेगा बड़ा ही है। तो यानी ध्यान रखना, इनके बीच की दूरी, क्रमागत बीच की दूरी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो वो समान रहेगी हमेशा। इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल 0 डिग्री पर अगर हम ऐसे मान लें, यहाँ से मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे विषुवत रेखा हमने कहा, विषुवत रेखा पर इसकी बीच की जो विषुवत रेखा यानी कि ये बिल्कुल ये कितनी है, 111.3 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर यामयत्रों के बीच की दूरी, हमने लिखा पॉइंट, यामयत्रों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर है, लिखा हमने यह पॉइंट। और यहाँ देखो ऊपर देखो, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की वजह से बढ़ेंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है, ये कम होती जा रही है ध्रुवों की ओर जाने पर, और ध्रुवों पे बिल्कुल शून्य हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों मिल जाएंगे तो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ये इन दोनों अंतर ध्यान रखना। यानी इसका अंतर क्या हुआ कि ये तो हमेशा ध्रुवों की ओर बढ़ जाओ, यहाँ बढ़ जाओ तभी सेम रहेगी, इन दोनों भी सेम रहेगी, इन दोनों भी सेम रहेगी, और इसमें से भी सेम रहेगी। लेकिन ये क्या है, सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर रहेगी, उसके बाद में ध्रुवों की ओर चाहे ऊपर बढ़ो चाहे नीचे बढ़ो, कम होती रहेगी, और ध्रुवों पर जाके यहाँ भी शून्य हो जाएगी, यहाँ भी शून्य हो जाएगी। ये बिंदु ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेगा। अभी इसी पे हम आते हैं। अभी हम क्वेश्चन इसमें भारत का में बना रखा है, हम लोग ये समझेंगे। बिंदु पहले 1 2 और लिखने जो रहेगा, ये बात समझाए, ध्रुवों पर जाने में बहुत ध्यान रखना है इस बिंदु को, कि ध्रुवों पर जाने पर शून्य हो जाती है। अब अगला दिन एक और लिख लो, अगला बिंदु, प्रत्येक यामोत्तर अक्षांश रेखाओं को 90 डिग्री पर काटता है। प्रत्येक यामोत्तर अक्षांश रेखाओं को 90 डिग्री पर काटता है। अगला बिंदु, किन्हीं 2 यामोत्तरों के बीच की दूरी को, कोई लोग गोरे बोलते हैं, कोई लोग गोर बोलते हैं, GORE लिखो, GORE। अगला पॉइंट लिखा, प्रत्येक यामोत्तर अक्षांश रेखाओं को 90 डिग्री पर काटता है। और लिखो अगला बिंदु क्या लिखोगे, किन्हीं 2 यामोत्तरों के बीच की दूरी को GORE कहा जाता है, गोरे। किन्हीं 2 यामोत्तरों के बीच की दूरी को, यानी कि 111.3 किलोमीटर है उन किलो। लिखा, चलो अभी हम समझेंगे। अब एक हेडिंग डाल लो,
जो ध्यान रखना भी इसी से क्वेश्चन में समझाता हूँ। जब हम पहले डिग्री समझ लें, एक हेडिंग डालेगी प्रधान यामोत्तर तथा अंतरराष्ट्रीय मानक समय। प्रधान यामोत्तर तथा अंतरराष्ट्रीय मानक समय। राष्ट्रीय मानक समय। अच्छा, लेकिन ये भारत पड़ेगा क्या? उत्तर उत्तर, पूरब पूरब, ईस्ट ईस्ट। चलो आप समझते डाला। अब इसमें लिखो 0 डिग्री, एक बिंदु, पहला बिंदु 0 डिग्री यामोत्तर को 0 डिग्री यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। तो बताइए सिंपल, 0 डिग्री यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। अगला बिंदु, किसी भी यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर का दर्जा दिया जा सकता है, किंतु किसी भी यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर का दर्जा दिया जा सकता है, किंतु ये लिखा था, GORE लिखा था गोरे। किसी भी यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर का दर्जा दिया जा सकता है, किंतु सन 1884 में 1884 किंतु सन 1884 में USA के वॉशिंगटन डीसी में, USA के वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है ना यूएसए की, वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में हुए एक सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित यूनाइटेड किंगडम के, यूके लिख लो लेकिन यूके ध्यान रखना, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूके के लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला, वेधशाला लेबोरेटरी, वेधशाला से गुजरने वाले यामोत्तर, यूके के लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाले यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर का दर्जा दिया गया। से गुजरने वाले यामोत्तर, इससे जो यामोत्तर गुजर रहा होगा को प्रधान यामोत्तर का दर्जा दिया गया। से गुजरने वाले यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर का दर्जा दिया गया। दरअसल अब ये क्या, मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ लेकिन ज़रूरी है लिखना, इसलिए लिख रहे हैं। हाँ इसको, हाँ यहाँ मतलब हाँ टाइम बिल्कुल टाइम पर करते हैं। अगला बिंदु लिखो थोड़ा तेज। अगला बिंदु, वह समय जिसका निर्धारण प्रधान यामोत्तर के समय के सापेक्ष, वह समय जिसका निर्धारण प्रधान यामोत्तर के समय के सापेक्ष किया जाता है, वह समय जिसका निर्धारण प्रधान यामोत्तर के समय के सापेक्ष किया जाता है, उसे मानक समय कहा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम। चाहे लिख लेना स्टैंडर्ड टाइम, जो IST है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऐसे हम लोग बात करेंगे भारत की भी। वह समय जिसका निर्धारण प्रधान यामोत्तर के समय के सापेक्ष किया जाता है, उसे मानक समय कहा जाता है।
विराम आगे लिखो, जब प्रधान याम्योत्तर पर दोपहर के 12 बजे होते हैं। जब प्रधान याम्योत्तर पर दोपहर के 12 बजे होते हैं। जब प्रधान याम्योत्तर पर दोपहर के 12 बजे होते हैं, तब प्रत्येक राष्ट्र को अपने यहाँ से गुजरने वाले याम्योत्तरों में से कम से कम, यह ध्यान रखना, कम से कम एक, अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक याम्योत्तर का चयन करना पड़ता है। कम से कम एक याम्योत्तर का चयन करना पड़ता है। और प्रधान याम्योत्तर के समय के सापेक्ष इसके, यानी कि अपने देश, उस देश के, इसके समय का निर्धारण करना पड़ता है। इसके ब्रैकेट में लिख लें, देश के, जो देश कम से कम एक याम्योत्तर को चुनेगा उसके इसके समय का निर्धारण करना होता है, यानी उस देश के समय का निर्धारण करेगा। अगला लिखना, मतलब इसी में बिंदु में लेकिन अगली लाइन से, ध्यान देने योग्य है कि चयनित याम्योत्तर, जो आप चयन कर रहे हैं, जिस याम्योत्तर को चुनेंगे, जो देश चुनेगा, ध्यान देने योग्य है, या इसे बोल, अच्छा इस शब्द को देखो ना, लिखा ध्यान देने योग्य है, इसको शॉर्ट में क्या लिख लेंगे, ध्यातव्य है। ध्यातव्य है वर्ड बचाने के लिए, जब वर्ड बचाने तो लिखा ध्यातव्य है, और वर्ड एक्सपेंड करने तो ध्यान देने योग्य है, यानी ध्यान देने योग्य है को इसको छोटे में कर ले, ध्यातव्य है कि चयनित याम्योत्तर 7.5 डिग्री का गुणांक होना चाहिए। ये ऐसे लिखो, 7.5 डिग्री का गुणांक, यानी कि इसके मल्टीपल में होना चाहिए, 7.5 डिग्री का गुणांक होना चाहिए। चयनित याम्योत्तर 7.5 डिग्री का गुणांक होना चाहिए। ठीक है, हाँ इतना होना चाहिए। अब जैसे ये समझो, पहले 2 बिंदु जो लिखे हमने, कि जो हमने लिखा दूसरा बिंदु कि प्रधान याम्योत्तर का दर्जा किसी को भी दिया जा सकता है। तो जैसे ऐसे करके मैप जब बना हमारा, अगर मैं ऐसे फ्लैट मान ले यहाँ पे, तो यहाँ बता देता हूँ। चलो, ये जो ऐसे मैप है ना, ऐसा मैप मानेंगे, तो हमें क्या पता कि ये बीच में अगर हम थोड़ा सा हम ऐसे खोलते मैप, हमें बीच में भारत यहाँ दिखता है। जब मैप देखते हैं, मैं एशिया वाला जो मैप ज़्यादा चलता है पिछले था, मैंने एक दिखता है कि यहाँ पैसिफिक ओशियन दिखे, मैं पूरा प्रशांत महासागर दिखे, लेकिन मान के देख रहे हैं भारत हमें यहाँ दिखता है किसी मैप में ऐसे करके, तो मानते हैं यहाँ से यूरोप वगैरह दिखता है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऐसे दिखते हैं हमें, ठीक ऐसे दिखते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ नीचे अफ्रीका वगैरह दिखता है ऐसे करके। तो हमने जब ऐसे कहा कि प्रधान याम्योत्तर बिल्कुल जीरो पे हमने ले लिया है, बिल्कुल आधा बांट रहा है जो पूरा पश्चिम को। लेकिन हो सकता था कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा काट के इधर लगा दें और जीरो हम यहाँ मान लें, जब ये वाला जितना हिस्सा बच रहा है वो हमने इधर निकाल दिया। मतलब मैप हम लोग ऐसे ना खोलें, हमने मैप के इधर से बिल्कुल सेंटर में इसको रखा। अगर मैं इसको सेंटर में रख लूँ तो मैप पृथ्वी तो कहीं से भी खुल सकती है, गोल तो गोल चीज़ है, तो हम उसको कहीं भी रख सकते हैं अगर इधर से ना काट के, है ना। तो क्या हुआ इन लोगों फिलहाल, लेकिन ऐसे इसलिए बोलने जा रहा है, यही बोला जा रहा है कि प्रधान याम्योत्तर का दर्जा आप किसी भी याम्योत्तर, जो इतनी सारी याम्योत्तर जा रही है ना, 0 पे, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5 ऐसे जा रही है, तो जो जा रही है इनमें किसी को भी आप प्रधान याम्योत्तर बना सकते हो। लेकिन इधर देखो, लेकिन क्या है कि 1884 में यूएसए के वाशिंगटन डीसी में यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या कहा था कि यहाँ पर यूके देश है, ठीक है, यूरोप में, यूके के अंदर लंदन है, तो लंदन में स्थित है ग्रीनविच वेधशाला की, उससे जो उधर उस वाले से याम्योत्तर जो गुजर के जा रही है उससे, उसको हम बोलेंगे प्रधान याम्योत्तर। हम हो सकता था इंडिया से जो गुजर के जा रही है उसको भी रख सकते थे, इसको बना देते तो इसके पृथ्वी इधर पूरब में निकल जाती बिल्कुल 180 तक, और इधर से पश्चिम में निकल जाती है 180 तक। लेकिन हम इसको मान लिया तो हम मैप ऐसे खोलते हैं, बीच में मुँह नहीं रखते हैं। तो उन्होंने कह दिया किसी को भी आप दर्जा दे सकते हो,
लेकिन जब हमने सन 1884 में एक सम्मेलन हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है किसी को दर्जा दे देगा, यूके के लंदन में स्थित है, क्योंकि अमूमन देखते हैं इस टाइम पे यूके का ही कब्जा था 1884 के आसपास, पूरे विश्व पे यूके का अच्छे खासे कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे अच्छे खासे, तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से बैठा के और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्या कि जो यूके के लंदन में जो ग्रीनविच वैसा है उससे जो यामत यहाँ देखो, उससे जो यामत गुजर के जा रही है, यानी उन देशों से, या नीचे लगा देश आएंगे तो यहाँ से जो इस वाले को हम जीरो बोलेंगे, और इसी के समय के सापेक्ष लोगों को अपना समय निर्धारण करना होगा। तो इन्होंने कहा कि इसके जो कोई देश होगा वो क्या करेगा, जब यहाँ 12 बज रहे होंगे, बिल्कुल दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तब देश अपने यहाँ के समय को बताएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 बज रहे होंगे, उसके हिसाब से जब 12 बज रहे होंगे तब अपने हिसाब से समय का निर्धारण करेंगे। और उसके देश में होके गुजरने वाले बहुत सारे यामंत्र होंगे, अलग बात है, लेकिन कम से कम एक यामंत्र का चयन करना ही करना पड़ेगा। तो वैसे हमारा भारत देश है तो यहाँ से 82.5 डिग्री पे ऐसे निकलता है, जैसे 68.7 पे ये जो यामंत्र है यहाँ पे जो छू रहा है भारत की, बिल्कुल यहाँ छू के निकल रहा है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ऐसे निकल रहा है पूरब में। क्योंकि भारत क्या है, अगर हम ऐसे पृथ्वी बनाएंगे तो इसके तो ऊपर पड़ रहा है भारत, 0 डिग्री इधर की जो 0 डिग्री इसके ऊपर मिल रहा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। और अगर एक बीच का 0 डिग्री बनाएंगे तो पश्चिमी पूरब में, यानी उत्तर के पूरब, उत्तर पूरब में, यानी कि भारत के जो इधर वाले भारत के देशांतर रेखाएं पे जो लिखेंगे तो सब पूरब में आएंगे, ये पूरब लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी ईस्ट। और यहाँ पे है 97.25 से निकल रहा है, जो बिल्कुल यहाँ छू के निकलेगा ऐसे करके, ये 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूरब लिखेंगे यहाँ पर। और उत्तर जब अक्षांश लिखेंगे तो उत्तरी में पड़ रहा है, जो बिल्कुल ऊपर छू के जा रहा है, ठीक है। ये हो गया 37.6 वाला, 37 डिग्री 6 मिनट, यह क्या लिखेंगे उत्तर, ठीक। और यहाँ से जो बिल्कुल भारत की मुख्य भूमि से निकल रहा है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक। हालांकि यहाँ पर अंडमान निकोबार ऐसे फैला हुआ है, थोड़ा और इधर के हम मान लें यहाँ बना दें ऐसे करके, तो वो 6 डिग्री पे ऐसे छू रहा है, 6 डिग्री 4 मिनट पर वो भी छू रहा है। लेकिन क्या है, हम मुख्य भूमि को जब देख रहे हैं तो मुख्य भूमि पर मान के चल रहे हैं, बाकी हम देख लेंगे अभी इसको अंडमान निकोबार को जब लिखेंगे, भारत के परिचय में लिखेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट पर निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या है, जब यहाँ 12 बज रहे हैं इस हिसाब से आप डिसाइड कर लो, और आपके यहाँ पे कम से कम जैसे देखो 68 निकल रहा है, 69 भी आएगा, कहीं पे 70 आएगा, 71, 72, 70 ऐसे हो गए, 97 डिग्री 25 तक जा रहा है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पे निकल रहा है, 82.5 डिग्री पे। तो जो 82.5 डिग्री पे जो यामंत्र निकली है, हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, वो यहाँ से ले आ रही है। तो हमने इसको माना है, इसके हिसाब से हमने समय बताया कि जब यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, जब यहाँ 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे, जब यहाँ 12 बज रहे होंगे तो 7.5 डिग्री पे गुना करा, यानी कि हमारे 5:30 जब बजेंगे जो भी बजने वाले, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ 12 बज रहे होंगे दोपहर के वहाँ, ठीक। तो हम ऐसे देखें, अब हम वो भी देखें समझेंगे कैसे कैसे चलेगा। 5.5 डिग्री आ गया, अब 7.5 का गुणांक होना चाहिए, इन्होंने ये कहा कि 7.5 का गुणांक चुनने के लिए, तो वही चीज़ है, चुनना कैसे चाहिए यहाँ पर। अच्छा पहले ये बता दे रहे हैं, उसके बाद बताते हैं ये वाला जो मैंने बना रखा है कि ये क्या है, कि ऐसे करके पृथ्वी है। तो हमने इसको मैप खोला कर बिल्कुल, अब ये बिल्कुल बीच में 0 हमने मान लिया, थोड़ा इधर जगह बना के लेके चल रहे हैं इसलिए। अब ये ऐसे कोई कोण बनाते चले, हमने ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक। तो क्या होगा, पृथ्वी क्या जब पूरा यहाँ पे सामने है तो पृथ्वी ऐसे पूरे घूम गई, पूरा एक चक्कर लगा लिया तो 360 डिग्री घूम गई गोल, तो पूरा एक ये हो गया ना, पूरा ऐसे एक लाइन है, ये पूरा हो जाएगा 360 डिग्री हो जाता है ये, ठीक है। तो पूरे 360 डिग्री पृथ्वी 360 डिग्री जो घूम रही है उसमें 24 घंटे ले रही है। हम बोलते ना एक दिन 24 घंटे का है, इसमें भी अंतराल है, पूरे 24 घंटे का नहीं, वो भी हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन मोटा मान के चल रहे हैं। जब इसको डिसाइड करा था पूरा 24 घंटे का नहीं है, लेकिन हमने माना कि 360 डिग्री जो घूम रही है पृथ्वी वो 24 घंटे में कर रही है, यानी 24 घंटे लग रहे हैं 360 डिग्री घूमने में। तो हम जब इसको काटेंगे, ठीक है, यानी कि उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 घंटे में निकालेंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 घंटे में जो हमारे पास निकल के आएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है पृथ्वी। यानी कि जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जा रही है, इसको काटेंगे 24/360 कर लेंगे, ऐसे करेंगे 360 डिग्री बटे 24 करेंगे, तो यहाँ पे 1 घंटा निकल के आएगा, और ये 15 से कट जाएगा पूरा, ठीक है। 15 की गुणा 24 से करोगे तो 360 आएगा, या 24 को काटोगे 360 तो 15 से कटेगा पूरा, ठीक है। ये आया। अब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो ऐसे हमने निकाल लिया कि 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी, ऐसे करके, यानी 1 घंटे 15 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे करके हम बांटते रहेंगे तो हमें मिलेगा कि 1 डिग्री में यानी कि 4 मिनट। अब हमें 4 मिनट 1 डिग्री में, यानी 1 डिग्री घूमने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक कितनी लगेगी, 4 मिनट लगेंगे। पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है ऐसे करके,
तो यानी कि पृथ्वी यहाँ से अगर पृथ्वी पड़ रही बिल्कुल जीरो पर रेखा पड़ रही है, ये वाले आप बिंदु लिख लो कि 360 डिग्री बराबर 24 घंटे। अब हम जो याम्योत्तर मानने की रेखा है ना, 1 मिनट आपने क्या लिखा था वहाँ पे कि ये लिखा था कि मानक समय निर्धारित करने, ऐसे लिखा 7.5 का गुणांक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद लिखो एक लाइन, मानक समय निर्धारित करने के लिए, मानक समय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। मानक समय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित प्रक्रिया में ये ऐसे लिख लो कि 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। अब 15 डिग्री 1 डिग्री यानी कि तो 60 मिनट, यानी कि इसको लिख लेंगे 60 मिनट लिख लेंगे, तो 15 चौका 60, इसलिए हमने कर दिया इसको 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो ऐसे लिख लो। ठीक, अब जो क्या है, अब भारत ने अपनी मानक समय रेखा चुनी है। ठीक है, तो भारत ने जो अपनी मानक समय रेखा चुनी है ऐसी वाली, वो 82.5 डिग्री पर है। यानी कि देखो भारत शुरू कहाँ से हो गया, यानी कि 0 1 2 3 4, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पे यहाँ से शुरू हो गया। मान लिया 68 डिग्री 7 मिनट वाली एक रेखा भारत शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर भारत समाप्त हो गया 97-25 में जाके भारत का विस्तार समाप्त हो गया, पूर्वी विस्तार। उत्तरी गोलार्ध में देख लीजिए, 0 यहाँ से मान लोगे तो यहाँ शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 4 पे शुरू होगा, यहाँ से मेन जो भूमि है, यानी कि यहाँ शुरू होगा 8 4 पे शुरू हुआ और यहाँ पे 37 6 पे यहाँ पे समाप्त हुआ उसका उत्तरी गोलार्ध विस्तार। यानी इतने पोर्शन में भारत मान लो आ गया। भारत ने क्या डिसाइड करा कि जो 82.5 डिग्री जो निकल रही है यहाँ से 68 7 और यहाँ 97-25 पे, 97 डिग्री 25 पे है भारत, तो ये 82.5 डिग्री 82.5 पूरब में, ये सब पूरब में तो पड़ रहा है, 0 के पूरब में, तो पूरब में ये सब है। तो इसको हमने अपने भारत की मानक समय रेखा, इसको स्टैंडर्ड टाइम इसको मानेंगे। यानी कि क्या हुआ, अब वो 7.5 का गुणांक होनी चाहिए, 7.5 का गुणांक है। जैसे हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की उल्टा करते रहो तो कितने 7 8 56 ऐसे पहुंच जाएगा, यानी 82.5 तक पहुंचना में। तो 5 की गुणा ऐसे करो ना, 7.5 का गुणांक, यानी कि ये जो हो जाएगा 82.5, इसकी गुणा ऐसे 7.5 से हो जाएगी। जैसे क्या एक हमें 7.5 का गुणांक यहाँ 7.5 तक पहुँचेगा एक बार में, फिर 7.5 और 7.5 कितना हो गया 15, ऐसे हो गया, फिर 7.5 15 हो गया, ऐसे 15 15 30 हो गया, फिर 45, यानी कि 7.5 का गुणांक 82.5 तक पहुँचेगा। जैसे ये 7.5, ये 7.5, ठीक, यानी 15 डिग्री पर हम पहुँच गए, यानी कि हमने 1 घंटा हो गया ये। ठीक, यानी कि हम यहाँ से 0 पे चले, ये 0 था, यहाँ तक पहुँचे तो एक बार 7.5 डिग्री हो गया, एक बार 7.5 गुणांक यानी 15 डिग्री पहुँचे, ये हो गया 1 घंटा। यहाँ पर थोड़ा यहाँ बना दें तो अच्छे समझ में आ जाएगा और बनेगा यही, बस ऐसे करना है। क्या इससे हटाई देता हूँ मैं अभी, 7.5 में देखो कैसे पहुँचेंगे, यानी कि ये 7.5, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, हो गया 5, 1 2 3 4 5 और ये 7.5, देखो ऐसे हो गया यहाँ पर। तो 15 डिग्री, ये 15 15 30 डिग्री पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये 15 15 30 45 डिग्री हो गया, 15 चौका 60 डिग्री पर हो गया, 15 पंजे 75 डिग्री पर हो गया, और 75 और प्लस ये 7.5 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा 182 डिग्री। यहाँ देखो एक बार, तभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो यानी क्या हुआ, ये 7.5, ये 7.5 इनके 15 हो गया, यहाँ तक 15 तक पहुँचे, फिर 7.5 से 15 हो जाएगा तो 15 30 तक पहुँचे, फिर 15 दिए 45 पे आ गए, 15 चौका 60 पे आ गए। ठीक है, और ये 15 पंजे 75 पर आ गए। अब इसके बाद में 7.5 और चले थोड़ा सा, तो 75 में 7.5 ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, यानी 75 और 7 कितने हो गए 82, और आधा ही हो गया 82.5। तो 82.5 फाइनली पहुँचे हम। तो यहाँ से लेकर 15 डिग्री पे ये तो हो गया 1 घंटा, ऐसे 1 घंटा ये हो गया,
और 1 घंटा ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये आधा घंटा में आएगा। 7.5 में मतलब आधा घंटा, यानी कि 15 डिग्री पर 1 घंटा हो रहा है, तो 15 डिग्री का आधा कर लेंगे 7.5 डिग्री, तो इस पर आधा घंटा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हो गया, ये हो गया 1 घंटा, ये भी 1 घंटा, ये भी 1 घंटा, 3 हो गया घंटा, और ये 4 घंटे, यानी 1 घंटा ये हो जाएगा, ये हो गया 5, 1 घंटा, और ये आधा घंटा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा घंटा। ठीक, ये मैंने बहुत विस्तार करके समझा दिया, वरना गणित करके भी निकल जाएगा। तो हमारा यानी कि जो समय है वो जब वहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और आधा घंटा यानी 5.5, हम 5.5 घंटे आगे हैं। आगे या पीछे? चलो हम अभी वो भी देखेंगे, आगे पीछे भी समझेंगे, लेकिन 5.5 आपको लिखना होगा, 5.5 घंटे का अंतराल है। ठीक, लिखा? 5.5 घंटे आगे पीछे, पहले एक बार बताओ। अच्छा, आप अभी हम लोगों ने प्रक्रिया लिखी, ये लिखा उस प्रक्रिया में, ऐसे करके बना लो, ये हो जाएगा 7.5 ये गैप बना लोगे, यानी 1 एरो, 2, 3, 4, 5, 6, 2 एरो में हो जाएगा। फिर उसके बाद में चलो ये रखा रहेगा, बना लेना भी, लेकिन समझो यानी यहाँ पे क्या हो गया, हम 5.5 घंटे आगे हैं, ध्यान रखना, पीछे नहीं है। हाँ ठीक है, कैसे आगे हैं देखो ना, सूरज, अभी सूरज क्या है इधर देखो, सूरज यहाँ से निकलेगा, सूरज यहाँ पे निकलेगा, सबसे पहले रेखा अपनी किरणें यहाँ डालेगा, उसके बाद घूमते घूमते सूरज तो ऐसे चल रहा है ना, इधर देखो सूरज ऐसे चल रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो सूरज ऐसे चल रहा है, पृथ्वी एक्चुअली सूरज तो नहीं चल रहा है, लेकिन हमें दिखा गया सूरज की आभासी गति, जो पीछे चलेगा सूरज की आभासी गति क्या हो जाएगी, ऐसे आती होगी, तो सबसे पहले यहाँ पड़ जाएगा, तो 5.5 घंटे यहाँ पे आ गए है। ठीक, तो जब वहाँ 12 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे, तो यहाँ पे शाम के 5.5 बज रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे भी शाम के जो अभी इस टाइम जो बज रहा है 5.5 बज रहा है, वो वहाँ पे 12 बज रहा है दोपहर का। कहाँ पर? लंदन में। ठीक, ऐसे ही समय की डिसाइडिंग होगी सब जगह, यानी उन्होंने कहा कोई भी अपने आप समय रेखा आप मानक रखोगे, कम से कम एक तो होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। यानी कि हमने कौन सी एक बताई, हमने बताई इधर देखो 82.5 वाली जो यहाँ से निकल रही है। भारत में ये बात उठ रही है कि एक नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 तो होनी चाहिए भारत में मानक रेखाएं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, अभी इसका भी क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, 7.5 का गुणांक होना चाहिए, समझ में आया? 7.5 का ये गुणांक होना चाहिए, कोई भी, और कम से कम एक यहाँ होता है, तो सबको अपने चुनना ही पड़ेगा अपने समय डिसाइड करने के लिए। और एक से अधिक तो कर लो, अलग बात है, जैसे रूस में क्या है, बहुत ज़्यादा एक से अधिक है, यूएसए में एक से अधिक है, तो रूस में लगभग 11 बताते हैं मानक समय रेखाएं हैं, और यूएसए में लगभग 6 या 7 6 बताते हैं, यूएसए में 6 बताते हैं, कि यूएसए में 6 उनके बहुत सारे द्वीप, एक हवाई द्वीप भी बैठा हो ना, उसको उनको जोड़ लिया है। 6 तो 5 मुख्य भूमि पर है, एक क्या है हवाई द्वीप है, वहाँ पर है। ये समझ में आया? अब एक चीज़ ये समझो, पहले रुको, जो समझने वाली बात है, यहाँ से लेकर हमने भारत के बिल्कुल नीचे से और यहाँ तक, यहाँ से दूरी नापे, यानी कि भारत का सबसे दक्षिण का बिंदु ये है। ठीक, सबसे दक्षिण का बिंदु ये और सबसे उत्तर का बिंदु ये है, तो इसकी दूरी यहाँ से लेके कितनी हो रही, ये हो रही 3214 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश के कीवुतु बिंदु तक ये कितना है, 2933 किलोमीटर। अब क्या है, अब इन्होंने कहा कि भारत का ऐसा क्यों है, जैसे यहाँ से देखो डिग्री में क्या है, कोणीय दूरियाँ तो समान होती हैं, इधर देखो 1 डिग्री के बीच की कोणीय दूरी ये सब रह जाएगा, अभी 1 डिग्री कोण के बीच की दूरी सेम होगी, और जो यहाँ पे 1 डिग्री बनाया जाएगा आपने, अगर आप ऐसे करके जो 1 डिग्री बनाओगे, 0 डिग्री ये आपका विषुवत रेखा है, उसको 1 डिग्री बनाओगे, तो 1 डिग्री तो सब में बराबर होगा। यानी यहाँ पे यह थोड़ा ना कि ये थोड़ा ना ऐसे कि जब आपने 0 इसे लिया, इसका 1 डिग्री आपने बिल्कुल ऊपर मारा जाके, इतना गैप ले लिया, और इसका 1 डिग्री मानोगे तो बिल्कुल कम मानोगे, बराबर होगा। जितना आप यहाँ 1 डिग्री लोगे उतना 1 डिग्री यहाँ लोगे, जितना 2 डिग्री ऐसे। तो जब 1 डिग्री बराबर है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97, मोटा अंतर 30 डिग्री का आ रहा है। जैसे 68 में 30 ऐड करोगे 98 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 98 हो जाएगा, 68 98, तो यह 98 के पास में ही है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतराल इसमें है, तो कोणीय दूरियाँ लगभग 30 डिग्री के बराबर होंगी। और यहाँ देखो 8 4 है, इसमें भी 30 ऐड करो, 30 और 38 हो जाएंगे, ये भी 38 के पास में ही है। तो जब इधर का भी अंतराल बिल्कुल 30 डिग्री है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये भी 30 डिग्री का अंतराल है और ये भी 30 डिग्री का अंतराल है, तो फिर इतना फ़र्क क्यों कि ये 3214 किलोमीटर आ रहा है और ये 2933 किलोमीटर आ रहा है।
हाँ, चौड़ाई है तो मतलब जैसे हमने माना कि 1 डिग्री में जो दूरी कोणीय दूरी है वो तो समान है। हाँ हाँ, वही बात है। हमें यहाँ देखना क्या है कि जो भारत भारत जो पड़ रहा है, जो पृथ्वी अगर ऐसी है तो हमने देखा कि भारत में एक तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध के बाद भी यहाँ पड़ा है पूरब में। तो जब उत्तरी गोलार्ध में हमने देखा है कि ऊपर को वैसे ही पड़ रहा है, तो हमने एक लाइन ये देखी ना कि हमने देखा कि अगर जो याम्योत्तर है वो क्या है, वो ऐसे ऊपर को जाके तो सिकुड़ती जा रही है, यानी कि भारत तो इससे ऊपर है। तो भारत जब इससे ऊपर है यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर भारत है, अगर मैंने यहीं पर बीच में भारत बना लूँ तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर चौड़ाई ज़्यादा है, इस पर कम होती गई कम होती कम होती गई। तो भारत वैसे ही देखो उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत के जो ये यामोत्तर है और ये यामोत्तर है, इनके बीच की दूरी यहाँ पर से कम होती चली जाएगी, ये आपस में ऐसे कम होते चलेंगे। जब ये कम ऐसे हो रहे हैं, इसी की वजह से यहाँ 2933 किलोमीटर है। और हमने देखा कि अक्षांश के बीच की दूरी तो हमेशा समान रहती है, 111.13, यानी कि यहाँ पर भी 8 और 9 के बीच में भी 111 रहेगी, 9 और 10 के बीच में भी 111.13 रहेगी, और 10 और 11 के बीच में भी ऐसे करके मान लें ये सब में 100, ये सब तो समान रहेगी। इसलिए तो बिल्कुल ये 3214 किलोमीटर है। ये क्या है, यहाँ पर जो बिल्कुल जो यहाँ मतलब यहाँ जो आया है वो यहाँ पर थोड़ा चौड़ा होगा, ये ऐसे जा रहा है, तो जब ये ऐसे जा रहा है तो इसके बीच में अपने आप सिकुड़ेंगे, इस वजह से इसकी यहाँ पर क्या है जो लंबाई है इसकी वो कम है, दूरी जो कम है, इसलिए ध्यान रखना। क्योंकि अमूमन क्या है, अब यही तो भारत की मतलब ये है कि देश कैसे ऐसे सिकुड़े हुए हैं, यानी कि यार यहाँ से ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पर जो एरिया है डिग्री उतनी ही है, जो डिग्री का लगभग अमूमन 30 डिग्री का ही फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर भारत का दूरी कम हो गई, यहाँ फैल गया, यानी और नीचे के जो भारत के क्षेत्र यहाँ क्षेत्रों में श्रीलंका पर वो और फैला हुआ है। तो वो ये इस हिसाब से डिग्री का अंतराल पर उन्होंने बांटा गया, ये समझते रहना। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब अमूमन 30 डिग्री का दोनों में डिफरेंस है तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि याम्योत्तर क्या होते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर याम्योत्तर की जो बीच की दूरी है वो कम होती हैं, ठीक। इसीलिए हमने इसको जो भारत क्या है उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो इसलिए भारत की जो स्थिति ऐसी है, इसलिए भारत की जो ऊपर का क्षेत्र है वो वहाँ पर थोड़ी सी सिकुड़ेगा, तो इस वजह से इसकी क्या हो जाएगी, देखो बराबर है 30 डिग्री ये भी है, तो 2930 किलोमीटर और ये 3214 किलोमीटर। ये क्वेश्चन समझ में आया था, इसलिए लिखवाना था और पूछ भी लेते हैं लोग। अब जब हमने लिखा कि ऐसे कर लेते हैं ना, बांट लेते थे, तो अगला लिखो बिंदु, प्रधान याम्योत्तर को, अगला बिंदु प्रधान याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न, भारत की बिल्कुल बीचों बीच में लिख दे रहे हैं, मध्याह्न, प्रधान याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यह निम्नलिखित 8 देशों से गुजरती है, यह निम्नलिखित 8 देशों से गुजरती है। यह निम्नलिखित 8 देशों से गुजरती है। देखो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, लाइन से लिखना, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो, घाना, बर्किना फासो, बर्किना फासो, हाँ ऐसे लिखो। क्या अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। बर्किना को लोग बुर्किना फासो भी बोलते थे, BURS की स्पेलिंग लिखो। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो, घाना, टोगो, घाना लिख लो तेजी तेजी से, टोगो, टोगो और घाना, ठीक है। कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 7 हो जाएंगे ना। एक क्या है, इसका नाम क्या है मुझे भी तो, क्वीन मॉड क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र पड़ता है। क्वीन ये कोई देश नहीं है, बस क्षेत्र है। क्वीन, क्वीन 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 वाली, क्वीन मॉड क्षेत्र, ठीक है। ये क्वीन मॉड क्षेत्र इससे गुजरती है। तो 8 देश हो गए और एक क्षेत्र ही हो गया। कौन कौन से, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो, घाना,
यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया और माली। 1 2 3 4 5, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगाना। 6 7 8। यहाँ देखो एक बार, जो हमने मानी थी ना ये जीरो वाली रेखा है, ये लंदन है यहाँ पे, तो लंदन से वो क्यों निकली? यहाँ देखो लंदन यानी कि यूके में निकली, उसके नीचे फ्रांस देश पड़ेगा, फ्रांस से होकर जा रही है, उसके नीचे स्पेन देश पड़ेगा, स्पेन देश होकर जा रही है, उसके नीचे अल्जीरिया देश पड़ेगा, उसके नीचे फिर माली, फिर बर्किना फासो, टोगो, घाना, क्वीन मॉर्ट क्षेत्र, यानी कि 8 देश यहाँ तक हो गए। और ये अंटार्कटिक में एक क्षेत्र पड़ा, नीचे अंटार्कटिक वाला रीजन है जो, उसमें एक क्षेत्र पड़ा है, कोई देश का नाम नहीं है, ये कोई देश नहीं है क्योंकि यहाँ लोग ही नहीं रहते, तो एक क्षेत्र है बस। तो क्वीन मॉर्ट क्षेत्र, ये ध्यान रखना, यानी क्वेश्चन में पूछ लिया कि अंटार्कटिक कौन से क्षेत्र से गुजरती है, तो ये ध्यान रखना। अगला लिखो बिंदु, इसमें आदमी लिख लेगा। भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर, अब देखो हमें पूर्व पश्चिम लिखना पड़ेगा संग में। भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारतीय मानक समय रेखा का दर्जा दिया है। भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारतीय मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा के ब्रैकेट में लिखना IST। देखना मोबाइल में लिखा आता है, IST लिखा हुआ आता है, ठीक लिखा। भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर यानी कि पूरब में है, पूर्वी याम्योत्तर को भारतीय मानक समय रेखा का दर्जा दिया है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यानी ओडिशा भी बोलते हैं आजकल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यूपी, MP, ठीक है। यानी कि यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये हमारा राज्य है ना, इसके अंदर राज्यों से 82.5 जो देखो ये 82.5 है, हाँ, यहाँ से ऐसे जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश पड़ेगा, ठीक है, फिर ऐसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ऐसे पढ़ेंगे। तो ये राज्य, ये क्वेश्चन कर्क रेखा में ध्यान रखा, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे निकलती है, कर्क रेखा ऐसे निकलेगी 82.5 से, तो गुजरात, मध्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे जाएगी, और ये क्या 82.5 पे ऐसे जाएंगी, ठीक, ध्यान रखना। अब अगला लिखो, ऐसे लिख लो, IST याद रहेगा ना, इसलिए IST भी यूज़ करवा दे रहे हैं। IST भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, I बड़ा S बड़ा D, IST प्रधान याम्योत्तर से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। यानी कि जब भी आपको समय निकालना हो, लंदन में टाइम कितने बजे होंगे, 5.5 घंटे पीछे हो जाओ, IST 5.5 घंटे आगे है। अगला बिंदु लिखो, रूस में 11 समय कटिबंध, समय कटिबंध पीछे लिख चुके हम लोग, कटिबंध रूस में 11 समय कटिबंध, जबकि USA में 6 समय कटिबंध है, यानी 6 मानक समय रेखाएं हैं, ठीक है ना। कटिबंध भी क्या है, मानक समय रेखाएं मतलब बोलते हैं। जैसे भारत, रूस में 11 और जबकि USA में 6 समय कटिबंध है, यानी मानक समय रेखाएं। समय कटिबंध के ब्रैकेट में ऊपर लिख लेना मानक समय रेखाएं, जाके ध्यान रहे। अगला बिंदु खाली ध्यान के लिए लिख लो, भारत में भी 2 समय कटिबंध की मांग की जा रही है, भारत में भी 2 समय कटिबंध की मांग की जा रही है, भारत में भी 2 समय कटिबंध की मांग की जा रही है, किंतु तकनीकी चुनौतियों के कारण यह अभी तक संभव नहीं हुआ है, किंतु तकनीकी चुनौतियों के कारण यह अभी तक संभव नहीं हुआ है, किंतु तकनीकी चुनौतियों के कारण
यह अभी तक संभव नहीं हुआ है। किंतु तकनीकी चुनौतियों के कारण यह अभी तक संभव नहीं हुआ है। मतलब क्या है, देखो ये क्या है ना, यहाँ पे देखो ऐसे करके ना यहाँ से 82.5 डिग्री पे निकल रही है, ठीक, यहाँ 82.5 डिग्री पे जा रही है। तो इससे क्या है, देखो कि इधर के लोगों के लिए ना सूरज तो इधर जल्दी आ जाता है यहाँ पर, यानी यहाँ जल्दी सुबह निकलने लगती है। गुजरात में यहाँ थोड़ा देर से सुबह निकलती है, ठीक है, यहाँ सूरज जल्दी निकल जाएगा, अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे आराम दिख जाता है। यहाँ पे 6-7 बजे सूर्योदय दिखेगा, ऐसे दिखने वाली बात है, क्योंकि पृथ्वी ऐसी गोल है ना, घूमते 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 सामने आ पाई कैसे। हमें यहाँ पे मामूली इसलिए बीच करने समय चुना कि क्या थोड़ा सा भारतीय मानक समूह ने डिसाइड करा कि बीच में कर लेना, जाके इधर उधर ज़्यादा डिफरेंस ना हो। लेकिन क्या है, अब यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है, जो 2 समय की मांग कर रही है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं ना, BEE एक है, उन्होंने 2 समय की बात करी थी कि उनके चेयरमैन से बैठी तो एक मीटिंग बैठाई, आयोग बना, उन्होंने कहा कि 2 समय रेखा होनी चाहिए। फिर इसकी SIR वगैरह कुछ लोग और हो गए कि उन्होंने भी कहा, ऐसे करे संस्थाएं अलग अलग, उन संस्थाओं ने ये कहा कि भारत में 2 मानक समय रेखाएं होनी चाहिए। जैसे रूस में क्या है 11 है, USA में 6 है, ठीक है। तो ऐसे अगर जब है तो ऐसे भारत में भी 2 कम से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक समय पूरे भारत में 1 बजे 8 जब बज रहे हैं तो 8 बज रहे हैं, भारत में सब ऐसा माना है। लेकिन क्या है, इन लोगों के लिए दिन जल्दी निकल आता है, सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, दिन दिखने लगता है और धूप भी जल्दी आने लगती है। ऑफिस टाइम सबका वही 10 बजे, सबका 10 बजे, तो इनको लगता है कि हम दोपहर में जा रहे हैं। इनके यहाँ जो 10 वैसे 10 बज रहा है, इनके 10 के टाइम पे बहुत धूप पड़ रही होगी। हमारे 10 के टाइम पे यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा, या गुजरात के टाइम पे तो बहुत कम निकलेगी, 10 बजे धूप कम आएगी। तो इन लोगों को लगेगा कि हम बहुत फ्रेशनेस होकर जा रहे हैं। मतलब बात क्यों कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि 2 भारत में 2 समय रेखाओं की मांग क्यों कर रहे हैं, एक इसको मान लें, एक किसी और को बांट लो यहाँ पे। तो वो इसलिए बात कर रहे हैं कि इन लोगों को जो 10 बजे ऑफिस टाइमिंग, सबकी 10 बजे, सरकारी और गवर्नमेंट्स के सबकी 10 बजे ऑफिस टाइमिंग है, और यहाँ पर इनकी ऑफिस टाइमिंग ये है। तो 10 बजे इनको लगता है कि हम धूप में जा रहे हैं बहुत, क्योंकि इससे बहुत धूप निकल जाती है, और यहाँ पे 10 बजे तक अब लग जाता है, सुबह सुबह बिल्कुल ताज़ी ताज़ी लगती है। तो इन लोगों को तो फ्रेशनेस होकर जाते हैं, इनका आउटपुट इन्हें ऑफिस में अच्छा लगता है। और इन लोगों को लगता है कि हम दोपहर में जा रहे हैं, तो इनकी एनर्जी पहले डाउन हो चुकी है, बहुत हो चुकी होती है। सुबह तक इतने बीच में लगता है कि यहाँ से 4 बजे दिन निकल आया, और 10 बजे तक 6 घंटे बीच में लगता है, हम क्या करें। तो और लौटते हैं जब ऑफिस से, तो इनकी वही शाम को 6 बजे 7 बजे जो भी ऑफिस बंद होता है वो हुआ ऑफिस बंद। तो इनको लगता है बिल्कुल हम इवनिंग में घर जा रहे हैं, इनको लगता है कि हम रात में घर जा रहे हैं, क्योंकि इधर पर बहुत अंधेरा हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ मुताबिक देर से रात होगी। हम देखें ना 5.5 घंटे आगे हैं, तो जब यहाँ 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में यहाँ 12 बज रहा हूँ दोपहर में, तो यहाँ शाम बहुत देर से होगी, क्योंकि 5:30 बजे यहाँ तो शाम हो चुकी होती है, या तो दोपहर हो रही होती है। तो ये लोग जब ऑफिस से लौटते होते हैं अरुणाचल प्रदेश ये सब एरिया वाले, तो इन लोगों को लगता है कि हम बहुत रात में लौट रहे हैं, और घर पर कोई टाइम स्पेंड नहीं, घर पर दे नहीं पाते समय, थके आ रहे वैसे होते हैं और थक जाते हैं। तो फिर डायरेक्टली उनका दिन ही खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन की स्टार्ट करते हैं। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में इतना कुछ काम नहीं होता है, सारी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, सब वही टाइम से खुलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, और इनको लगता है हम प्रॉपर टाइम से निकल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कल है बीच में कि यहाँ से आउटपुट इनका अच्छा नहीं मिल पाता, इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं हो पाती, बिल्कुल डल फील करते हैं जाते जाते ऑफिस की, हम बहुत दोपहर में जा रहे हैं, एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी होती है, और बहुत आउटपुट अच्छा दिख नहीं पाता। एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण बनते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि इसलिए आप 2 समय मानक रेखा समय कर लो, इनके लिए जब इनका ऑफिस टाइमिंग में चेंज कर दो। लेकिन ऑफिस टाइमिंग क्या है, दिल्ली वाली सबको डिसाइड रहती है, एक समय रखना चाहिए, एक समय पे लोग ऑफिस पहुँचे। तो वो क्या है, आप दिन के हिसाब से करोगे, जब यहाँ पे इतना दिन निकल आएगा तो यहाँ पे आप ऑफिस खोल दो, यानी कि यहाँ पे ऑफिस जल्दी खुल जाए कंपैरेटिवली। मतलब समय एक जैसा हो, जब 2 मानक से बीच में रख लोगे, इनको जब कोऑर्डिनेशन बैठाओगे तो समय उनके यहाँ बिल्कुल सेम चलेगा। लेकिन क्या, उनके ऑफिस जल्दी खुल जाए, लेकिन वो बिल्कुल समय देखेंगे कि हमारे जब 10 बजेंगे तभी खोलेंगे, और यहाँ भी 10 बजे खोलेंगे तभी खोलेंगे। लेकिन 10 जब जो भी हो जाएगा, एक जगह 10 बज रहे होंगे, तो यहाँ तक कम धूप आई होगी, यहाँ बहुत धूप आ जाती है तब तक। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि क्या, यहाँ थोड़े ऑफिस वगैरह जल्दी खुल जाए, यहाँ पे मतलब ये जब यहाँ पे दिन जल्दी आ गया, तो यहाँ पे चीज़ें भी जल्दी शुरू हो जानी चाहिए, और यहाँ पे चीज़ें जल्दी बंद हो जानी चाहिए, और यहाँ पे चीज़ें उसी हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन बस अंतर, अगर इसका मतलब ये हो जाएगा, अभी यहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ फ़ोन करे कितने बज रहे हैं, तो वो कहेगा कितने 8 बज रहे हैं, तो 8 बज रहे हैं दोनों जगह। फिर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। फिर इसमें क्या है ना, ट्रेनों का टाइम वाइम सब बदलना पड़ेगा, ट्रेन का टाइम यहाँ से उस ट्रेन में जाए, तो फिर ये सब बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो बोला ना, भारत में भी 2 की मांग करी जा रही है, किंतु लेकिन तकनीकी के कारण, क्योंकि तकनीकी चुनौती है, उसके कारण में ट्रेन का सबका टाइम बदलना होगा। यहाँ से जैसी इस रेखा को पार करेगी, तो मान लो यहाँ कोई दूसरा टाइम चल रहा है, जैसे इस रेखा को पार करेगी वहाँ कोई दूसरा टाइम हो जाएगा। तो ये सब कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए हमें बहुत सारी समस्या हो जाएगी, चुनौतियाँ आएंगी हमारे पास। ट्रेन की, फ्लाइट की टाइम है, फ्लाइट का समय, या फिर कोई और कुछ मैसेज ईमेलिंग वगैरह करना है, या फिर जो सब एप्लीकेशंस वगैरह चल रही उन पर जो टाइमिंग है कि यहाँ पे मैसेज तुमने सेंड किया इतने बजे, वहाँ रिसीव कितने बजे हुआ, ये सब कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत सारी चीज़ें बदली जाएंगी। इसलिए वरना खाली कहने के लिए कह दिया कि ठीक है तुम ऑफिस जल्दी खोल लो, वो तो वहाँ के लोग हैं, वहाँ डिसाइड कर ले। प्राइवेट जो होंगे, प्राइवेट लोग जल्दी खोल लेते होंगे, प्राइवेट लोग कहते होंगे भैया आप 6 बजे आ जाया करो यहाँ पे जॉब में, तो वहाँ पे लोग 6 बजे पहुँच जाते। लेकिन गवर्नमेंट तो ऑफिस तो एक ही टाइम पे खुलेगा, एक ही टाइम पे क्लोज होगा, तो गवर्नमेंट साइट्स वगैरह हैं।
ये तकनीकी चुनौतियाँ आ रही, इस वजह से हम 2 नहीं रख पा रहे, लेकिन हमारे भारत में मांग तो है एक हिसाब से, क्योंकि यहाँ के लोगों को जल्दी सुबह फील हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है कि हम हमें क्वेश्चन है कोई बना ले पूछ ले तो हम बोलेंगे कि ये बात सही है कि भारतीय थोड़ा विस्तार थोड़ा ज़्यादा भारतीय पूर्वी एरिया में, और पश्चिम भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो ज़्यादा है, इसलिए 2 समय रेखाएं तो होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, 2 समय रेखाएं होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि भारत कुछ तकनीकी चुनौती, और तकनीकी चुनौती क्या है, जैसे रेल का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, और जो मैसेजिंग का टाइम है वगैरह वगैरह, सब टाइम है ना, एप्लीकेशन पर कुछ टाइम भेजना, तो इस वजह से हम थोड़ी तकनीकी चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं। इस वजह से हम 2 मानक समय रेखाएं नहीं लगा पा रहे हैं, वरना और जो मांग कर रहे हैं उनकी डिमांड क्या है कि जब ऑफिस टाइमिंग क्या है कि हम डल फील करते हैं, बहुत जाते जाते एनर्जी डाउन फील करते हैं जब हम ऑफिस जाते हैं, और यहाँ के लोग तरोताज़ा फ्रेश होकर जाते हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा आउटपुट उतर के लोगों को कम मिलता है वहाँ पे, इसलिए वो मांग करते हैं कि कम से कम 2 समय मानक रेखाओं कि वहाँ के ऑफिस वगैरह थोड़ी जल्दी खोले। ये बात समझ में आ रही ना। इसलिए अब देखो, अब ये सब, और यूएसए में, इसलिए यूएसए वाले ने क्या करा, 6 बांट लिए उनकी टाइमिंग, यानी यूएसए देखो ऐसे करके ना, यूएसए इतना बड़ा ऐसे करके फैला, वो भी तुझे फैला 1 2 3 4, उन्होंने पहले ही बनाया ऐसे करके कि उन्होंने सारी रेल की टाइमिंग वगैरह, उन्हें पता कि स्टेशन वगैरह सब प्लॉट करेगी, स्टेशन यहीं पर बना लो, अब यहाँ से ट्रेन निकले तो दूसरा समय चालू हो जाएगा, ऐसे करके। अब कोई स्टेशन जाके बीच में रेल पड़ रही है, अब एक स्टेशन यहाँ पे है और एक स्टेशन यहाँ पे, बीच में ऐसे रेल की पटरी ऐसे निकली और ये निकला ऐसे करके, तो रेल यहाँ शुरू गई, यहाँ से गई, तब तो वो समय कैसे बदलेगी। या तो आप जो समय रेखा ये आई मानक समय रेखा है, इससे पहले एक स्टेशन डाल दो, उसके बाद में दूसरा स्टेशन डालो, तो चलिए अलग बात है। बहुत सारी चेंजेस करनी होंगी, और भारत छोटा देश है नहीं, छोटा देश होता तो तुरंत चेंज कर लो, और छोटा देश होता तो 2 की मांग ही क्यों होती, बड़ा देश है इसलिए 2 की मांग हो रही कम से कम। तो ये क्या है कि जो बड़ा देश है, तो बड़ा देश में क्या है, जो ऐसे का भारतीय मानक समय रेखा थोड़ी अलग अलग हो जाती है, और जो यूएसए में हमने देखा कि 6 है, और रशिया में हमने देखा कि 11 है। ठीक है, और देशों में अलग अलग है, लेकिन 2 बड़े देशों की हमने बात कर ली, तुलना कर ली, यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब अगला एक हेडिंग जो हमने लिखा था, एक हेडिंग लिखी थी प्रधान नियमोत्तर और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। ये प्रधान नियमोत्तर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें छोटी सी इसी हेडिंग के अंदर डालो कि मतलब इसी की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, मतलब जो हमने 2 हेडिंग में 2 बिंदु लिखे थे, 2 पॉइंट, प्रधान नियमोत्तर और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको लिखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, स्लैश लगा के लिखना अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। यानी इसमें क्या लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, अब इसको लिखो, एक पहला बिंदु लिखो इसमें, अब पहला बिंदु इसमें लिखो 180 डिग्री याम्योत्तर, 180 डिग्री याम्योत्तर, 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह वास्तव में सीधी रेखा ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है, यह वास्तव में सीधी रेखा ना होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यह वास्तव में सीधी रेखा ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है, यह वास्तव में सीधी रेखा ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है, और यह पूरी तरह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और यह पूरी तरह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह वास्तव में सीधी रेखा ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है, और यह पूरी तरह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और यह पूरी तरह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला बिंदु इसमें लिखो, यदि ISIDL, मतलब ऐसे लिखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यदि अगला बिंदु, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार किया जाता है तब, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार किया जाता है तब एक दिन घटा दिया जाता है, एक दिन घटा दिया जाता है, और जब पूरब से पश्चिम पार किया जाता है तब एक दिन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है,
यहाँ देखो एक बार, देखो ये मैप बनाया ना, ये बिल्कुल बिल्कुल बीच में हमने कह रहा है 0 डिग्री वाला आएगा, ठीक है। इसके इधर हमने देखा कि 68.7 पे, ये 68 डिग्री 7 मिनट पर भारत शुरू हो जाएगा यहाँ से, और 97.25 से भारत का विस्तार, यहाँ पूरी विस्तार समाप्त। हमने ऐसे देखा, और ऐसे बीच में 0 मान लें तो यहाँ पे 8.4 पे भारत शुरू हो जाएगा और 37.6 पे समाप्त, ऐसे मान लिया हम। लेकिन अभी हमने क्या करना कि हम तो IDT समझ रहे हैं, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये समझना है कि ये 0 डिग्री वाला है जो बीच में, ठीक। यानी कि ये जो हमारे पास है, ये जो 0 डिग्री बिल्कुल बीच में है, प्रधान यामोत्तर, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा 180, यानी कि हमने खोल लिया, ये आ गया लो 180, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर 180 हमारे पास अब सामने है, तो हमने क्या करा कि ये पश्चिम है, ये हो गया पूरब। तो हमने क्या लिखा है कि पश्चिम से पूरब जाने पर, ये तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय की रेखा को पश्चिम से पूरब पार करने पर, पश्चिम से पूरब हम इधर से इधर आएंगे तो क्या करेंगे, एक दिन घटा दिया जाता है। यानी कि जब हम इधर से इधर जाएंगे तो यानी मान लो यहाँ पे अगर क्या सोमवार चल रहा है, ठीक। और ये देखो हमने लिखा है कि वास्तव में सीधी रेखा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, ये ऐसे करके कुछ, ठीक है। प्रशांत महासागर को नहीं, मतलब क्या है जो यहाँ पे ना कई सारे एक दो देश है, तो वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से मत निकालो भाई, हमारे ऊपर से निकालोगे तो हमारे देश में ही 2 दिन बढ़ जाएंगे, तुम्हारे दिन कौन सा चल रहा है। ऐसे मान लो एक देश से अगर कोई ऐसा देश है और आइडियल ऐसे गुजर गया यहाँ से, तो यहाँ पर सोमवार चल रहा है, यहाँ पर रविवार चल रहा है, तो बड़ी दिक्कत होगी कौन से दिन कौन से दिन। तो उन्होंने कहा भाई बचा लो, तो उन्हें बचाते बचाते प्रशांत महासागर से होगी उधर की देश आया, इधर हो गया, इधर कोई देश आ गया, इधर हो गया, ऐसे आ गया, इधर कोई देश आया तो इधर हो गई, ऐसे ऐसे होते 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 ऐसे करके सीधी आई, तो प्रशांत महासागर पे हो गया आई कि तुम जो देश इधर होना चाह रहे हैं वो इधर हो जाओ, जो देश इधर होना चाह रहे हैं। अगर मान लो ये देश इधर होना चाहता तो इधर से निकल जाती, तो वो उस टाइम डिसाइड करा गया था खींचने के टाइम पे कि भाई किधर आना होना है, तो बोला हम इधर ही ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके मैप देखेंगे तो उसमें देखना कि 0 डिग्री आपको बिल्कुल यहाँ पे लंदन दिखेगा, थोड़ा इधर से आगे जाके देख लेना, एक लाइन ऐसे 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 खींची होगी, वो पूरी प्रशांत महासागर से गुजर रही है। और उम्र हम अब मैप में शो कर रहे हैं समझाने को, सीधी सीधी खींच रहे हैं, लेकिन वास्तव में सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है, जो देश से आने की हमारे देश से मैं गुजारो, हमें प्लस वाले दिन में रहना है, हम इधर रहना उधर रहना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। तो देशों के हिसाब से पूछ पाछ के इधर उधर कर दी गई है। तो जैसे ओशियाना महाद्वीप में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो वहाँ के बहुत देशों को लफड़ा हुआ था कि हमें ले लो उधर ले लो ले लो उधर कर लो, ये बात समझ में आई। तो क्या कहा कि हम पश्चिम से पूरब, यानी कि अब कोई यहाँ से है, ये 100 डिग्री को यहाँ पे पार करा, यहाँ पे कोई देश है, अब वो यहाँ से यात्रा यहाँ करी, अब वो पूरा घूम के ऐसे कर घूम के ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे पहुँचेगा। जैसे उसे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ए बिंदु से बी बिंदु पे पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, रास्ता तो है। लेकिन एक तरीका क्या है कि आप बिल्कुल यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, यहाँ से निकल के यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे ऐसे आओ, ठीक है। पृथ्वी तो गोल है, ऐसे जब भी जा सकते हो। तो लेकिन इतना क्या फ्यूल खर्च करें, तो यहाँ से यहाँ जब गया तो यहाँ से सोमवार चल रहा होगा तो यहाँ रविवार चल रहा है, तो भैया अभी आपको रविवार के यहाँ चल रहा काम करना पड़ेगा, एक दिन पीछे हो जाएगा। और कोई यहाँ के व्यक्ति यहाँ आएगा तो प्लस कर देगा एक दिन अपना, यानी यहाँ पर अगर मंगल है तो यहाँ बुध हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात, लिखिए। जबकि पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ा दिया जाता है, ये चीज़ समझ में आई। ये यहाँ पे 0 पे नहीं हो जाएगा ऐसे कि आप 0 को पार कर लो, ऐसा नहीं है कि आप 0 पे लंदन के इधर खड़े थे, लंदन के इधर पहुँच गया, ऐसा नहीं। ये 180 को पार करा, तब लंदन को तो पार करोगे, जो यहाँ रविवार चल रहा है सोमवार चल रहा है वो एक ही, क्योंकि ये इधर 0 के इधर पाला है। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कन्फ्यूज कर डाल दिया तो गलत हो जाएगा। ये 2 बिंदु हमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में ध्यान रखने। ये अमूमन आज हमारा देशांतर यामोत्तर होगा। ये यामोत्तर तो ये एक तरीके से 0 भी क्या है, यामोत्तर है, और 180 भी यामोत्तर है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि इधर से उधर जाएंगे, पार हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ये टेढ़ी क्यों है, क्योंकि कुछ देशों ने कहा हम इधर ले लो, हमें हमारे देश से मत गुजारो, तो नहीं गुजारने के चक्कर में वो ऐसे 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 होते होते बिल्कुल ऐसे खींची हुई है और पूरी तरीके से प्रशांत महासागर में, यानी पूछे कौन से महासागर, तो प्रशांत महासागर से उसी के ऊपर से गिरी रही है, यानी और कोई महासागर ऊपर नहीं आई है, ठीक। ये देशांतर यामोत्तर खत्म हो गया। अब पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे, पृथ्वी जो घूम रही है उसके हिसाब से उसकी गतियाँ हैं बहुत अलग तरीके। एक तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, फिर अपनी अक्ष पे घूम रही है, ठीक है। और फिर हमने एक उसका जो हमने बताया, जो पृथ्वी में ऐसे करके ना, पृथ्वी ऐसे करके जो ये है, यानी पृथ्वी का जो अक्ष ये भी ऐसे घूम रहा है, ये यानी कि ये भी घूम रहा है। तो जब ये ऐसे से घूम रहा है एक दिन, तो इसको पृथ्वी और इसके सारे इसमें पृथ्वी ऐसे से घूम रही है और ये भी ऐसे से घूम रहा है, फिर पृथ्वी ऐसे करते करते फिर सूरज की तरफ घूम रही है। ये सब कुछ हम सब पढ़ेंगे, पृथ्वी गतियाँ उनके हिसाब से कैसे हमारे ठंड आती है, मौसम कैसे चेंज होते हैं, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। अभी देशांतर यामोत्तर में रखते हैं, इनकी विशेषता और इनकी अक्षांश और अक्षांश रेखा से तुलना समझते रहना कि इसकी दूरी कितनी है, 111.3 किलोमीटर इनके यामोत्तरों के बीच की दूरी, जो विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा, ध्रुवों को ओर जाने पर कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर बिल्कुल शून्य हो जाती है। और अक्षांशों के बीच की रेखा कितनी है, 111.13 किलोमीटर, ठीक। अब जो हमेशा समान रहेगी, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलो आज तक साइन।